हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का आज ये फोर्थ वीडियो है और अभी तक हम लोग दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस चैप्टर से अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। और ये टोटल 9 ट्रांजेक्शंस है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। सबसे पहले पहला ट्रांजेक्शन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000। अच्छा, यहाँ पर सुनील बिजनेस का कौन है? सुनील बिजनेस का प्रोप्राइटर है, मतलब कि ओनर है। और वो बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 1,50,000। चलिए, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर? तो सबसे पहले तो हमारे पास एसेट्स में एक एसेट आएगा कैश। कैश हमारे लिए एसेट है 1,50,000 और उतने अमाउंट से हमारा कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगा 1,50,000। अगर मान लीजिए हम बिजनेस में स्टार्टिंग में कैश के अलावा कुछ मान लीजिए गुड्स लगा रहे होते हैं या कोई एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं लाइक फर्नीचर, तो और यहाँ पर बढ़ जाता, कैश के बगल में स्टॉक आ जाता, फर्नीचर आ जाता। ठीक है, तो यानी हम लोग अपने बिजनेस में कैश में भी कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, काइंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन, ओपन द बैंक अकाउंट। हम लोग एक बैंक अकाउंट खुलवाया अपना फर्म का बाय डिपोजिटिंग ₹20,000 आउट ऑफ कैश। और बैंक में कितना जमा कर दिए? 20,000 रुपया। तो हमारे बैंक में जो पैसा पड़ा रहा था वो भी हमारे लिए एक तरह से एसेट है। तो एक एसेट और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बैंक। और हम लोग बैंक में 20,000 रुपया जमा किए। तो ये सेकेंड ट्रांजेक्शन यहाँ पर आप लोग कॉपी कर दीजिएगा। कैश हमारा कम हो जाएगा 20,000 रुपये से और बैंक हमारा बढ़ जाएगा 20,000 रुपये से। मीन्स हमारा कैश बैलेंस कम हो गया लेकिन हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। पिछले ट्रांजेक्शन में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं था, जीरो लिख देंगे। यहाँ पर अभी लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं है और कैपिटल में इसका इंपैक्ट जीरो है। ठीक है, तो बैंक में कैश जमा करने से क्या होगा? आपका कैश बैलेंस कम होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। दो ट्रांजेक्शन होने के बाद हम लोग न्यू इक्वेशन लिखेंगे। कैश हमारे पास अब बचेगा 1,30,000 और हमारे पास बैंक बैलेंस हो जाएगा 20,000। लाइबिलिटीज में अभी कुछ भी नहीं है और हमारे पास कैपिटल है टोटल 1,50,000। तो आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस में जो 1,50,000 इन्वेस्ट किए थे वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है। उसमें से 1,30,000 का कैश इन हैंड पड़ा हुआ है बिजनेस के पास और 20,000 रुपया बैंक में जमा है। थर्ड ट्रांजेक्शन, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार। यहां पर ही वर्ड यूज किया जा रहा सुनील के लिए, ओनर के लिए। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार, वो अपना पर्सनल कार बेच दिया। कितने में? 50,000 रुपए में। अब देखो, वो अपना पर्सनल कार बेच रहा है, ये ट्रांजेक्शन को तो हम फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि वो अपना पर्सनल कार बेचा, उसके पास कैश आया। बट वो कर क्या रहा है कि वो अपना पर्सनल कार जो बेचा है, he sold his personal car of 50,000 and deposited the amount in the firm's bank account। हाँ, लेकिन वो अपना पर्सनल कार बेच करके उसके पास जो भी पैसा आया, जो भी कैश उसके पास आया, वो कहां जमा कर दिया? वो फर्म के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, जो ट्रांजेक्शन नंबर 2 था, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में क्या कर रहे थे हम? बिजनेस का ही जो कैश था उसको बैंक में जमा कर रहे थे। लेकिन यहाँ ट्रांजेक्शन नंबर 3 में क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑनर है, वो अपना पर्सनल कार को बेच दिया और उससे जो पैसा आया वो फर्म के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। तो फर्म का बैंक बैलेंस तो इंक्रीज करेगा 50,000 रुपए से, लेकिन यहां पर कैश नहीं कम होगा क्योंकि ये बिजनेस का कैश को हम बैंक में जमा नहीं कर रहे। ये एडिशनल कैश है जो ऑनर बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना। वो पर्सनल कार को बेच करके पैसा बिजनेस में लेकर के आ रहा है, मींस वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा 50,000 से। ठीक है, वो अपना गाड़ी बेच करके पैसा लाए, घर बेच करके पैसा लाए, चाहे कोई भी चीज बेच करके पैसा लाए, बिजनेस में अगर वो पैसा लेकर के आएगा तो ऑनर का कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर कैश के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर तो ट्रांजेक्शन लिख देना। इसके बाद लायबिलिटी में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। और फिर न्यू इक्वेशन लिखते हैं अब हम लोग। न्यू इक्वेशन, कैश 1,30,000, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर गया तो टोटल हो गया 70,000 और इधर में हमारा कैपिटल हो जाएगा 2 लाख। चेक कर लो, लेफ्ट साइड का टोटल आपका भी 2 लाख हो रहा है और राइट साइड का टोटल भी कितना रहा है? 2 लाख।
फोर्थ ट्रांजेक्शन, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹1,00,000। अगर यहाँ पर ये क्रेडिट मेंशन नहीं भी रहता तो हम एक रूल सिखाया आप लोग को कि अगर कोई भी किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं और पार्टी का नाम मेंशन नहीं है ना, और नहीं, अगर किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन में ये नहीं बताएगा कि ट्रांजेक्शन कैश में है या क्रेडिट में, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। और यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि राम से हम लोग गुड्स खरीदे क्रेडिट में ₹1,00,000 का, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स लिख देंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। और अगर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो हम लोग स्टॉक इंक्रीज कर लेंगे अपना एसेट, अभी तक सब जीरो था, अब हमारा स्टॉक इंक्रीज कर गया ₹1,00,000 से, ठीक है। बट ये हम लोग क्रेडिट में खरीद करके लाए हैं, कैश में खरीदते तो हमारा कैश कम हो जाता, क्रेडिट में खरीदे तो हमारा एक लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, और जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं उनको हम लोग अकाउंट्स में क्रेडिटर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टार्टिंग से ये जीरो था बैलेंस, और अभी ये क्रेडिटर इंक्रीज कर जाएगा ₹1,00,000 से, बाकी सब जगह इसका इंपैक्ट जीरो है। न्यू इक्वेशन, कैश हमारे पास है 1,30,000 प्लस बैंक बैलेंस है 70,000 प्लस स्टॉक हमारे पास हो गया ₹1,00,000 का, क्रेडिटर में लायबिलिटी हमारा 1,00,000 है क्रेडिटर, और हमारा कैपिटल है 2,00,000। टोटल देख लो 130 प्लस 70, 2,00,000 प्लस 1,00,000 3,00,000, और इधर का भी टोटल आ रहा है 3,00,000। ये 4 ट्रांजेक्शन हो गया। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है रेंट रिसीव ₹10,000, यानी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस होगा जो हम लोग किसी को किराए पर दिए और उससे कितना रेंट लिए है, ₹10,000। तो रेंट यहाँ पर जो हम अर्न कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस के लिए एक तरह से क्या है, इनकम है। किसी को अपना स्पेस दे दिए यूज करने के लिए और उससे रेंट चार्ज किए, तो ये बिजनेस के लिए एक तरह से क्या है, इनकम है। तो इनकम का सीधा असर किस पर पड़ने वाला है, कैपिटल पर पड़ने वाला है। तो जितना भी रेंट रिसीव किए ₹10,000, तो हमारे पास कैश आएगा, एक तो हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, और इनकम से ऑनर को फायदा होगा तो ऑनर के कैपिटल में प्लस कर देंगे, बाकी सब जगह इसका इंपैक्ट जीरो है। इसके बाद हम लोग न्यू इक्वेशन निकालेंगे। $1,30,000 प्लस 10, $1,40,000 प्लस 70,000 प्लस स्टॉक 1,00,000, लाइबिलिटी में क्रेडिटर है हमारे पास ₹1,00,000 का, और हमारा कैपिटल बैलेंस हो जाएगा 2,10,000। हम लोग इनकम अर्न करेंगे तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा। फिफ्थ के बाद 6 ट्रांजेक्शंस, सैलरीज पेड ₹20,000। सैलरी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। जितने भी हमारे कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको जो हम सैलरी पे कर रहे हैं, हमारा खर्चा है, ₹20,000 पे कर दिए, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, ₹10,000। इसका मतलब मेरा एम्प्लॉय मेरे को ₹30,000 का सर्विस प्रोवाइड किया है, और जिसमें से हम पेमेंट अभी तक कितना किए, ₹20,000, और 10,000 का पेमेंट करना बाकी है, ठीक है। तो मेरा टोटल खर्चा एज पर एक्रूअल कंसेप्ट 30,000 माना जाएगा। मीन्स हम लोग जितने का सर्विस ले चुके वो हमारे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है। तो हम 20,000 का पेमेंट कर दिए और 10,000 का पेमेंट करना बाकी है, बट हमारा खर्चा कितना माना जाएगा, टोटल 30,000 माना जाएगा, बट हमारा कैश कितना जा रहा होगा, 20,000। अब यहां पर देखो 20,000 हमारा कैश गया जितना हम पेमेंट किए, ठीक है, और 10,000 का पेमेंट करना बाकी है। तो पेमेंट अगर करना बाकी है तो वो हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी बनेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोई भी खर्चा जिसका पेमेंट करना अगर बाकी रह जाता है तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी। स्टार्टिंग से ये लायबिलिटी था नहीं, जीरो लिखते जाओ। अब ये लायबिलिटी बढ़ गया कितने से, ₹10,000 से। इस टोटल हमने 30,000 का सर्विस लिया अपने एम्प्लॉय से, जिसमें से 20,000 का पेमेंट कर दिए और 10,000 का पेमेंट करना बाकी है, तो हमारा लायबिलिटी है, और हमारा टोटल खर्चा 30,000 माना जाएगा। तो हम लोग अपने कैपिटल में से कितना माइनस करेंगे, 30,000। बाकी सब जगह इंपैक्ट जीरो लिख दो। इसके बाद फाइंड आउट करो न्यू इक्वेशन। कैश हमारे पास बचा है 1,20,000 प्लस बैंक बैलेंस 70,000 प्लस स्टॉक 1,00,000,
लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 1 लाख रुपए का, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000, प्लस कैपिटल कितना बच रहा है 2,10,000 था, जिसमें से हमारा खर्चा हो गया 30,000 रुपए का। तो हमारे पास अब रिमेनिंग बिजनेस में कितना है 1,80,000। ठीक है, एक बार टोटल करके देख लो, 1,20 प्लस 70, 1,90, 1,90 प्लस 1,00,000, 2,90,000, 1,10,000 प्लस 1,80, 2,90,000। 6 ट्रांजेक्शन के बाद 7th ट्रांजेक्शन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कमीशन किसी से रिसीव कर रहे हैं, ऐसे किसी से कमीशन रिसीव करना हमारे लिए इनकम होता है, किसी के लिए कोई काम करना है जिसके लिए हम कमीशन चार्ज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इनकम है। बट यहाँ पर हम जो किसी से कमीशन ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, एडवांस में ले रहे हैं, मतलब हम उसका काम नहीं किए और उससे पैसा पहले ले लिए। तो 5,000 रुपये अगर किसी से काम करने से पहले पैसा ले लोगे तो वो हमारा इनकम नहीं, उसको हम लोग क्या मानते हैं, अपने बिजनेस का लाइबिलिटी। ठीक है, जब तक आप अपना सर्विस परफॉर्म नहीं किए हो और तब तक आप जो पैसा लेकर के रखे हो, तब तक आपके बिजनेस के लिए क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा। तो आप एडवांस में किसी से अगर कोई पैसा लिए हो तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो अच्छा, अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आप किसी से अगर 5,000 रुपया लिए हो तो कैश तो आपका बढ़ेगा ही 5,000 रुपए से, कैश के ऊपर तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें, अगर इसको इनकम मानते हैं, अगर हम इसको अपना इनकम मान लेते हैं तो इनकम से कैपिटल में असर पड़ता तो हम कैपिटल में जोड़ देते हैं। बट यहाँ पर एडवांस में पैसा लिए हुए तो ये मेरा इनकम नहीं है, मेरे लिए क्या माना जाएगा, लाइबिलिटी माना जाएगा। तो हम यहाँ पर एक कॉलम और बनाएंगे लाइबिलिटी का, प्लस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए हम छोटा छोटा लिख दे रहे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। स्टार्टिंग से इसको 0 पुट करते जाओ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 हमारा एक लाइबिलिटी बढ़ गया। बाकी सब जगह इंपैक्ट इसका 0 लिखते जाओ। मींस हर ट्रांजेक्शन का कम से कम 2 इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद फाइंड आउट करो न्यू इक्वेशन, 1,20,000 प्लस 5,000 और मिल गया, तो टोटल हमारे पास कैश हो गया 1,25,000। बैंक में हमारा पड़ा हुआ है 70,000। गोडाउन में हमारे पास स्टॉक है 1,00,000 रुपए का, ये सब एसेट है। और अब हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है 1,00,000 रुपए का, क्योंकि उधार में हम लोग सामान खरीदे थे। प्लस हमारे ऊपर एक सैलरी का लाइबिलिटी है, 10,000 रुपए का पेमेंट करना है अपने एम्प्लॉय को। और किसी से 5,000 रुपया कमीशन लेकर के रखे एडवांस में, तो उनको सर्विस देना ही हमारा लाइबिलिटी है। प्लस हमारे पास कैपिटल है 1,80,000। इसके बाद 8th नंबर ट्रांजेक्शंस, एक्रूड इंटरेस्ट ₹3,000। अब देखो, इंटरेस्ट बेसिकली क्या हो सकता है, मान लीजिए हम, ये मेरा बिजनेस है सपोज करो, और हम किसी को लोन दिए, हम किसी को लोन दिए, तो उस पर्सन से हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अगर हम किसी पर्सन को लोन देते हैं और सामने वाले पर्सन से हम जो इंटरेस्ट लेते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। अब यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब समझो, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ होगा, सपोज करो हम किसी को यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 1,00,000 रुपए का लोन दिए, 1,00,000 रुपए का लोन दिए, और उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि इंटरेस्ट वो मेरे को पे करेगा कितना, 5% पर एनम के हिसाब से, 5% पर एनम के हिसाब से। अब मान लीजिए पूरा 1 साल हो गया और सामने वाला पर्सन जिसको हम लोन दिए थे वो मेरे को अभी तक इंटरेस्ट कितना पे किया, सिर्फ टोटल 2,000 पे किया, टोटल कितना पे किया, 2,000। तो जब हम ईयर एंड पर हिसाब लगाने बैठे तो क्या पता चला कि 1,00,000 रुपए के ऊपर अगर 5% के हिसाब से हमको ब्याज मिलता तो टोटल मिलता कितना, 5,000 रुपया। वो पर्सन हमको दिया कितना, 2,000। इसका मतलब हमको उस पर्सन से और लेना कितना है, 3,000 रुपया। तो ये कहलाता है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या, इंटरेस्ट हम अर्न कर लिए, इंटरेस्ट हम अर्न कर लिए बट अभी तक रिसीव नहीं किए, तो हमको इसका अकाउंटिंग करके दिखाना है। ठीक है, तो अब देखो, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि इंटरेस्ट मिला नहीं है तो इसका इंपैक्ट कैश के ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, कैश के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, बैंक बैलेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, और स्टॉक के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। ये एक्रूड इंटरेस्ट क्या है कि हमको मिलना बाकी है, हमको मिलना बाकी है, मीन्स आई हैव द राइट टू रिसीव मनी। तो ये मेरे बिजनेस के लिए एक तरह से एसेट माना जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट, जैसे किसी को हम गुड्स उधार में बेचते हैं तो उसको हम अपना डेटर मान लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे से किसी पर्सन से अगर हमको कोई इनकम मिलना है, कोई इनकम मिलना है तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्रूड इनकम। ठीक है, तो ये मेरा एक्रूड इंटरेस्ट हो गया।
पिछले सारे ट्रांजेक्शन में इफेक्ट इसका 0 था। एक्रूड इंटरेस्ट हो गया 3000 रुपये, मीन 3000 रुपये हमको फ्यूचर में लेना है। और एज पर एक्रूअल कंसेप्ट, अगर हम किसी को कोई अमाउंट दिए थे लोन पर और टाइम बीत चुका है उसके ऊपर, इसका मतलब उतना इंटरेस्ट हम अर्न कर चुके, तो वो मेरे लिए क्या बनेगा, इनकम बनेगा। और अगर इनकम है तो हम इनकम को अपने कैपिटल में जोड़ देंगे 3000 रुपया, ठीक है। मिला नहीं है, मिल जाएगा, उस हिसाब से भी हमारा क्या है, इनकम है। जीरो, जीरो और जीरो। इसके बाद लिखते हैं न्यू इक्वेशन। कैश हमारे पास 1,25,000, बैंक बैलेंस 70,000, स्टॉक 1,00,000, एक्रूड इंटरेस्ट है 3,000, फ्यूचर में लेना है हमको, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 1,00,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000, और हमारा कैपिटल हो जाएगा 1,83,000। और एक लास्ट ट्रांजेक्शन है 9th नंबर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फैक्ट्री में आग लग गया, सारा माल जल गया। कितने का माल जल गया, 5,000 रुपए का माल जल गया। तो अगर 5,000 रुपए का माल जल गया तो उसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, स्टॉक पर पड़ेगा। 5,000 रुपए का माल जल गया, स्टॉक हमारा कम हो जाएगा 5,000 रुपए से। अब यहाँ पर कैश के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज कैश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा माल जल गया 5,000 रुपए का, तो गोडाउन से माल कम हो जाएगा 5,000 रुपए का। और ये जो नुकसान होगा, तो नुकसान का असर किस पर पड़ने वाला, ऑनर के ऊपर, तो ऑनर का कैपिटल भी कम हो जाएगा 5,000 रुपए से। बाकी सब जगह इफेक्ट 0 लगा दो और बैलेंस फाइंड आउट करो। न्यू फाइनल इक्वेशन, कैश हमारे पास 1,25,000 बच रहा है, बैंक बैलेंस 70,000, और गोडाउन में स्टॉक अब बचा है 95,000 का। हम लोग को एक एक्रूड इंटरेस्ट है 3,000 रुपए का, इधर क्रेडिटर है 1,00,000 रुपए का, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000 प्लस 5,000 है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और हमारे पास कैपिटल बच रहा है 1,78,000। अब एक बार दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड का टोटल करके चेक कर लेते हैं कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रहा है कि नहीं। लेफ्ट साइड का टोटल करते हैं, 1,25,000 प्लस 70,000 प्लस 95,000 प्लस 3,000, ये आ रहा है 2,93,000। राइट साइड का टोटल करते हैं, 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,78,000, 2,93,000, ठीक है। इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहो तो बैलेंस शीट बना लेना, सिखा दिया आप लोग को पहले भी। कैश, बैंक, स्टॉक और एक्रूड इंटरेस्ट, इसको राइट साइड में एसेट वाले कॉलम में लिखना, और लाइबिलिटी वाले कॉलम लेफ्ट साइड में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कमीशन रिसीव्ड एडवांस और कैपिटल को लिखना, ठीक है। तो अभी तक जितना भी 3 क्वेश्चन हम आप लोग को वीडियो में सॉल्व करवाए, वो तीनों में अलग अलग तरह का ट्रांजेक्शंस लिए। इसके बाद आप कोई भी बुक है आपके पास, टीएस गरवाल का हो, चाहे डीके गोयल का हो, चाहे कोई भी पब्लिकेशन आपके पास बुक हो, तो आप उनमें से जितना भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। ये 3 वीडियो के अंदर में, ये 3 क्वेश्चन के अंदर में लगभग हम सारे तरह के ट्रांजेक्शन को कवर कर दिए, ठीक है। बाकी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब हम लोग आने वाले वीडियोज में भी डिस्कस करेंगे।